Hello aspirants, welcome back. Let's see today Oliver's Twist और द पेरिश बॉयज प्रोग्रेस, जो कि चार्ल्स डिकिंस का सेकेंड नोवेल है। उन्होंने लिखा था इसको 1839 में पब्लिश हुआ था। उससे पहले एक मैगजीन थी बेंटलीज मिसेलनी, उसमें 1837 से 1838 तक ये सीरियलाइज किया गया था। इस नोवेल के थ्रू उन्होंने जो वर्क हाउसेस थे इंग्लैंड में, 1834 में एक लॉ आया था, पुअर लॉ अमेंडमेंट, जिसमें जो ऑर्फन्स थे या गरीब लोग थे उनको काम के बदले कुछ खाने को मिल जाता था। ठहरने के लिए कहते हैं कि छत मिल जाती थी, सोने की जगह मिल जाती थी। तो उस वर्क हाउस सिस्टम को उन्होंने, जो कमियां थी उन लूप होल्स को दिखाया है इस नोवेल के थ्रू। इसके अलावा विक्टोरियन सोसाइटी में सो कॉल्ड बाकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनके बारे में भी बात की है। तो कुल मिला के जो डिपिक्शन, ऑनेस्ट डिपिक्शन उन्होंने किया है क्राइम सीन्स का या जो एनवायरनमेंट था क्रिमिनल्स का, वो ओवरऑल तो उस हिसाब से इस नॉवल को क्लासिक कहा जाता है फॉर इट्स ऑनेस्ट डिपिक्शन ऑफ द डार्क रियलिटी ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। कहने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को कहा जाता है कि दे आर ऑल वेल डेवलप्ड, बट कहीं ना कहीं एक डार्क एस्पेक्ट सोसाइटी का रहता है। तो हर जगह रहता है, उसी हिसाब से इंग्लैंड में भी था। तो विक्टोरियन सोसाइटी के उन अवगुणों को दिखाया है चार्ल्स डिकेंस ने इस नोवेल के थ्रू। थीम की बात करें तो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और इनोसेंस वर्सेस क्राइम, पॉवर्टी वर्सेस एफ्लुएंस, हिपोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में ओलिवर ट्विस्ट, जो कि प्रोटैगनिस्ट है नोवेल का, सारी इंसिडेंट्स इनके आसपास ही घूमती हैं और जो भी बुराइयां हैं अच्छाइयां हैं इनके थ्रू ही नोवेल में देखने को मिलेंगी। यह एक ऑर्फन बॉय होता है और एक ऐसे कैरेक्टर को ये बंदा रिप्रेजेंट करता है जिस पर बुराइयों का कोई असर नहीं होता है। नेचुरली वो गुड है, नेचुरली ही उसके अंदर सारी अच्छाइयां हैं। तमाम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं बुराइयों के, बट द पर्सन डज नॉट एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ गुडनेस। अपना भलाई का रास्ता ये इंसान नहीं छोड़ता है। इस तरह का कैरेक्टर दिखाया है चार्ल्स डिकेंस ने। फेगिन और द ज्यू, इनका दूसरा नाम है द ज्यू, ये क्रिमिनल हैं, कनिंग है, मैनिपुलेटिव और बहुत ज़्यादा क्रिमिनल माइंडसेट इनका है। सिंबलाइजेस द करप्शन ऑफ द अर्बन सोसाइटी। और बाकी बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको जो पिक पॉकेटिंग है, जेब काटने की कला सिखाते हैं और सारे बच्चों का गैंग चलाते हैं, सबसे अपना अपना क्राइम्स करा के और अपना पेट भरते हैं। इस तरह से रहते हैं फेगिन। बिल साइक्स, another criminal, another villain of the novel. He is brutal, ruthless, abusive। एक दूसरी गैंग मेंबर होती है नैन्सी, जिसका ये मर्डर कर देता है क्योंकि ये पसंद नहीं करता उसको। और विक्टोरियन सोसाइटी का जो वायलेंस एंड क्रूअलिटी है अमंग द पुअर और जो क्राइम्स हैं उनको दिखाया है इस बिल साइक्स के थ्रू उन्होंने। नैन्सी एक गैंग की मेंबर है लेकिन वो अच्छी होती है और अपनी अच्छाई की वजह से ही वो मारी जाती है बिल साइक्स के द्वारा। तो नैन्सी सैक्रिफाइस और रिडेम्पशन की थीम को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं मिस्टर ब्राउनलो, ये जेंटलमैन होते हैं और ओलिवर ट्विस्ट को अंततः पहले काफी उसकी मदद करते हैं, अंततः उसको अडॉप्ट कर लेते हैं एज ऑफिशियली सन अपना बना के। और गुडनेस वर्सेस इवल का जो थीम है वो इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। द आर्टफुल डॉजर या जैक डॉकिंस इनका नाम होता है। इनको आर्टफुल डॉजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पकड़ में नहीं आते पुलिस के जल्दी। तो डॉजर का मतलब, डॉज का मतलब होता है बच जाना। इनके अंदर कला है बहुत सारे क्राइम्स करके बच जाने की, बट अंततः ये पकड़ा जाता है। ये भी बहुत कम उम्र का ही है ओलिवर ट्विस्ट के जैसा, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, लेकिन अंततः ये भी पकड़ा जाता है और अपनी बुराइयों का इसको फल मिलता है। मिस्टर बम्बल, जो कि वर्क हाउस के बीडल होते हैं, बीडल मतलब एक गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया एक अधिकारी, ये बहुत ज़्यादा क्रूअल ये भी है। और जो वर्क हाउस है उनको किस तरह से खोखला बनाया जाता है ऐसे कर्मचारियों के द्वारा, ये दिखाया गया है। मॉन्क्स, जो कि ओलिवर ट्विस्ट का हाफ ब्रदर मतलब स्टेप ब्रदर होता है। ओलिवर ट्विस्ट के पिता की दो शादियां होती हैं, तो पहली शादी से होता है मॉन्क्स और दूसरी शादी से होता है ओलिवर। और ये इनका हाफ ब्रदर है, लेकिन ये बिल्कुल भी अपने भाई को पसंद नहीं करता और इसलिए और पीछे पड़ा रहता है ओलिवर ट्विस्ट को मारने की, कि जिससे कि जो प्रॉपर्टी है वो आधी आधी ना हो। तो कुल मिला के हिपोक्रेसी और ग्रीड जो रहता है फैमिली मेंबर्स के बीच में, उसको रिप्रेजेंट करता है मॉन्क्स। तो देखते हैं समरी नोवेल की हम।
शुरुआत कहाँ से होती है ओलिवर ट्विस्ट के जन्म से? जन्म कहाँ होता है इसका? वर्क हाउस में। वर्क हाउस मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1834 में इंग्लैंड में एक लॉ पास किया गया था, पुअर लॉ अमेंडमेंट बिल, जिसमें अनाथ, गरीब या ऐसे बेसहारा लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी कि लोग वहाँ रहेंगे और काम के बदले उनको, कह सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों बेसिक चीज़ें मिल जाया करेंगी। लेकिन ऑन पेपर ये चीज़ बहुत अच्छी थी, बट प्रैक्टिकली जब लोग ईमानदार नहीं होते हैं तो बहुत सारे लूप होल्स आ जाते हैं। ये वर्क हाउस बच्चों के लिए एक्सप्लॉयटेशन का ज़रिया बन गए थे, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। ओलिवर ट्विस्ट की माँ यहीं आकर के जन्म देती है ओलिवर ट्विस्ट को, और जन्म देते ही उनकी डेथ हो जाती है। इन्फेंट के रूप में इसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, किसी तरह से सरवाइव करता है, जैसे भी है, वर्क हाउस में देखने वाला कोई नहीं है खास तौर पे, किसी तरह से सरवाइव करता है अपनी माँ के बिना। और उसी वर्क हाउस में इसको पाला जाता है, बाकी और सारे लड़के रहते हैं जुवेनाइल्स उनके साथ साथ। जब कोई महिला नहीं होती है इसका ध्यान रखने के लिए, तो इसको एक दूसरा फार्म हाउस होता है, उससे 3 मील दूर मेन वर्क हाउस से उसको वहाँ भेज दिया जाता है। और जब ये 9 साल का हो जाता है तो वापस फिर इसको ला करके वर्क हाउस में छोड़ दिया जाता है। अब जब से यहाँ जो छोड़ दिया जाता है, तो जब ये खाना वहाँ बहुत कम मिलता है, कपड़े नाम मात्र के मिलते हैं, तो जब भूखों मर रहा होता है, तब एक दिन ये पूछता है अपने बम्बल से, या जो खाना बाँटने वाले लोग हैं उनसे, उनसे पूछता है कि ओह सर, कैन आई गेट सम मोर? ये अक्सर कोटेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये किस प्रोटैगनिस्ट या किस कैरेक्टर के द्वारा बोला गया है। तो ये बोलता है ओलिवर ट्विस्ट कि ओ सर, कैन आई गेट सम मोर? कुछ थोड़ा सा और खाना मांग सकता हूँ या मिल सकता है मुझे? तो खाना तो नहीं मिलता, ह्यूमिलिएशन मिलती है, पिटाई मिलती है, और उसकी भूख का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। अंततः बम्बल उससे परेशान हो जाता है और वो वर्क हाउस के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिसमें कहता है कि कोई आए और हमें 5 पाउंड देकर चला जाए और उस लड़के को ले जाए अपना अप्रेंटिस, मतलब इसको नौकर बना ले जाके। अप्रेंटिस का मतलब सीधा साधा संबंध है नौकर से, कि इसको अपना नौकर बना ले 5 पाउंड में, सिर्फ 5 पाउंड में। एक गैम फील्ड होते हैं जो चिमनी स्वीपिंग का काम कराते हैं। चिमनी स्वीपर की प्रेस, अगर आपने चार्ल्स लैम्ब का नोवेल ऐसे पढ़ा है, सॉरी नोवेल तो नहीं है, ऐसे है वो, प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स, उसकी समरी देखिएगा। तो उसमें किस तरह से टॉर्चर किया जाता था छोटे छोटे बच्चों पर। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि गैम फील्ड का काम है चिमनी स्वीपिंग का, तो अप्रूवल लेने जहाँ जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पर ये ओलिवर ट्विस्ट मजिस्ट्रेट के हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि चाहे मुझे वर्क हाउस में भूखों मरने दो, लेकिन मुझे गैमफील्ड के पास मत भेजो, क्योंकि मुझसे चिमनी स्वीपिंग का काम नहीं हो पाएगा। और इसकी बीमारी और इसकी हालत को देख करके मजिस्ट्रेट डिनाई कर देता है कि ठीक है, इसको वर्क हाउस में रहने दिया जाए, और ओलिवर ट्विस्ट इस तरह से चिमनी स्वीपिंग के काम से बच जाता है। बम्बल बहुत गुस्सा होता है कि तूने यहाँ कुछ नहीं कहा, वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा ऐसा बोला है, और गुस्से में उसको, ओलिवर को, एक कफन बनाने वाला होता है सोबरवेरी, उसके पास भेज देता है, जो कि फ्यूनरल्स के लिए कफन बनाता होता है। तो ये गुस्से का ही नतीजा है बम्बल के। वो नहीं चाहता कि ओलिवर ओलिवर ट्विस्ट यहाँ पर वर्क हाउस में रहे, उसे कोई पसंद नहीं करता। ओलिवर जैसे ही सोबरबरी को दे दिया जाता है, सोबरबरी उसको बहुत कम खाने को देता है। उसकी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं करती है ओलिवर ट्विस्ट को, और उसको जहाँ कफन बने हुए होते हैं थोड़े हाफ मेड, उनके साथ ही सुलाया जाता है। कुल मिला के ये जो एक्सपीरियंस होता है ओलिवर के लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड वाला एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या करे, बाकी 2-3 लड़के और होते हैं, वो उसको धमकाते हैं, गालियाँ देते हैं, उसकी बदनामी करते हैं, इवन उसकी माँ को भी गालियाँ देते हैं उसके माँ के नाम पर। और जब कभी भी ओलिवर उस बात का विरोध करता है कि मेरी माँ को गाली क्यों दे रहे हो, तो उसको सब मिलकर के पीटते हैं। जब ओलिवर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे हो जाता है, तो मजबूरन वो वहाँ सोबरबेरी से भाग जाता है। कहाँ भागता है? लंदन के लिए। अब लंदन, जो कि यहाँ से 70 माइल्स दूर है, अब 70 माइल्स दूर जाने के लिए हर दिन ये 7 मील की दूरी तय करता है। रास्ते में इसको बहुत दिक्कतें होती हैं। किसी तरह से भीख माँग-माँग के खा के गुज़ारा करता है, क्योंकि भीख माँगना भी क्राइम है। तो बड़ी मुश्किल से इसको लोग हेल्प करते हैं, कोई इसके ऊपर कुत्ते दौड़ा देता है, कोई इसको धक्का देता है। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहता हुआ ये लंदन पहुँचने ही वाला होता है कि रास्ते में इसको एक और लड़का मिल जाता है अपने जैसा, जिसका नाम है जैक डॉकिंस, वही आर्टफुल डॉडजर, जो कि बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट है। इसको थोड़ा-सा खाने को वो देता है, आर्टफुल डॉडजर ओलिवर ट्विस्ट को थोड़ा बहुत खिला देता है खाना, क्योंकि देखता है कंडीशन, और खाना खिलाने के बहाने, हेल्प करने के बहाने इसको लेकर के पहुँच जाता है किसके पास? फेगिन के पास। फेगिन वही जो विलेन है इस नॉवेल का, छोटे-छोटे बच्चों को ट्रेन करता है क्राइम्स में, और उसके पास ले जा कर के इसको
बता देता है कि ये हमारा बॉस है, यही हमको खाना देगा, इसके लिए हमें काम करना है। अब ओलिवर फैगिन को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि कैसे-कैसे उसके पास सारी चीज़ें क्या-क्या हैं, हैंडकरचीफ्स, बूट्स, ब्रेसलेट्स, गोल्ड वॉचेस और तमाम वो सब चीज़ें जो महिलाओं के पास होती हैं, कुल मिला के ये चीज़ें इसके पास कैसे आई हैं? चोरी से आई हैं, क्योंकि फैगिन तो ना तो शादी की है, ना कोई परिवार है, ना कुछ है, सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? डेफ़िनेटली ये सारा का सारा आइटम्स ये सब चोरी के हैं। इसके अलावा उसके पास एक चाकू रहता है, उस चाकू से अक्सर ये खेलता है। फैगिन जो है एक स्टाइल में एक चाकू रखता है, अक्सर उस चाकू से खेला करता है, डराने के काम आता है छोटे-छोटे गरीबों को, बच्चों को। और वो ओलिवर को पिक पॉकेटिंग की जो ट्रेनिंग है देना शुरू कर देता है फैगिन। फैगिन जब वो अपने आप बताता है कि कैसे चोरी करनी है, जब ओलिवर उस चीज़ की नकल करता है तो फैगिन बहुत तारीफ़ करता है कि भाई तेरा हाथ बहुत साफ़ है, तू बहुत बड़ा अच्छा चोर बनेगा। इस तरह से ग्रुप मेंबर्स में कुछ और लोग भी हैं, उनमें से नैन्सी और वेट ये 2 महिलाएँ भी हैं, ये भी मजबूरन ही इसी तरह से जैसे ओलिवर आया है, ऐसे ये भी आई हुई होंगी इस ग्रुप में। क्योंकि डेफ़िनेटली शौक से क्राइम की दुनिया में कोई जाना नहीं चाहता और ये भी नहीं जाना चाह रहे होंगे। इसके अलावा ओलिवर को रखा जाता है डॉजर और चार्ली बेट्स के अंतर्गत कि ये दोनों सिखाएँगे कि कैसे हाथ साफ किया जाए, कैसे चोरी की जाए, कैसे क्राइम किए जाएँ। पहली बार एक रॉबरी करने जा रहे होते हैं, वहाँ ओलिवर को लेकर ये लोग जाते हैं, लेकिन ओलिवर डर जाता है, बाकी लोग भाग जाते हैं और ये पकड़ा जाता है। कहाँ पकड़ा जाता है? मिस्टर ब्राउनलो के घर पे ये लोग चोरी करने गए हुए हैं। मिस्टर ब्राउनलो कौन होता है? ये बहुत ही जेंटलमैन है। जब ये देखते हैं ओलिवर की सिचुएशन और उसके उन पर दया आ जाती है, तो ये अपना केस वापस ले लेते हैं और उसके प्रति सिम्पैथी व्यक्त करते हैं और उनको लगता है कि इतना सीधा-साधा बच्चा ये क्राइम की दुनिया में फँस गया है। कोर्ट में भी वो कहते हैं कि मुझे ओलिवर को कोई सज़ा नहीं दिलानी और एविडेंस की कमी की वजह से ओलिवर कोर्ट में किसी तरह से छूट जाता है। मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को अपने घर लेकर चले जाते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, काफ़ी ध्यान देते हैं, क्योंकि ब्राउनलो को पता चल जाता है ओलिवर की थोड़ी बहुत उसके चेहरे से देख के ओवरऑल तमाम जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उनसे पता चल जाता है कि ओलिवर जो है वो नेचुरली क्रिमिनल नहीं है, उसको मजबूरी में यहाँ पर रखा गया है। फैगिन पूछता है बाकी लोगों से कि ओलिवर को तुम कहाँ छोड़ के आ गए? क्योंकि उसको डर लगता है कि ओलिवर ने हमारा ग्रुप छोड़ दिया और ग्रुप छोड़ कर के चला जाएगा पुलिस के पास तो हमारी पूरी पोल खुल जाएगी, पूरा गैंग हमारा खत्म हो जाएगा। फेगिन को बहुत डर लगता है कि पुलिस उससे क्वेश्चन करेगी ओलिवर से, ओलिवर बता देगा और इस तरह से हमारा पूरा मामला खत्म हो सकता है, लेकिन अब करे तो करे क्या? वो नैन्सी को भेजता है कि पता करके आओ ओलिवर है कहाँ? नैन्सी जाती है और पता करती है कि ओलिवर एक ब्राउनलो जेंटलमैन है, उनके घर पे रह रहा है और ब्राउनलो यहाँ पर क्या करते हैं, ओलिवर में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उसको खूब अच्छे से नए-नए कपड़े पहनाते हैं, अच्छे से खाना खिलाते हैं, थोड़ा पढ़ना भी सिखाते हैं और ओलिवर यहाँ पे अच्छा खाना खा कर के, अच्छी शेल्टर मिलती है, अच्छा कपड़े मिलते हैं, थोड़ा-सा अच्छा दिखने लगता है। एक दिन ओलिवर को ये ब्राउनलो कुछ पैसा देते हैं बुक्स सेलर के पास जाने के लिए कि जाओ वहाँ से कुछ बुक्स लेकर आओ। 5 पाउंड नोट लेकर के वो जाता है, लेकिन रास्ते में ही नैन्सी उसको मिल जाती है, ओलिवर को पकड़ के ले आती है और बिल साइक्स और नैन्सी दोनों मिलकर के फैगिन के पास ले आते हैं ओलिवर को। जैसे ही उनको पता चलता है कि ओलिवर के पास 5 पाउंड का नोट है, तो पहले विल साइक्स और फैगिन में झगड़ा हो जाता है कि 5 पाउंड का नोट लेगा कौन? ओलिवर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई देखो ये मेरा नहीं है, ब्राउनलो का है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे उनका पैसा वापस करना नहीं तो वो लोग मुझे चोर समझेंगे। लेकिन अब ये सुनते हैं तो क्रिमिनल्स हैं, क्यों सुनेंगे? तो वो नहीं सुनते हैं और उसको पीट और देते हैं। फेगन इसके अलावा ओलिवर को पीटता है कि तू छोड़ के कैसे चला गया था ग्रुप को, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? और नैन्सी जब ओलिवर की पिटाई हो रही होती है तो वो थोड़ा विरोध करती है, वो कहती है मैं ही इसको लेकर आई थी और तुम पीट रहे हो तो तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरन में बेचारी चुप रह जाती है क्योंकि फेगन उसको डाँट देता है। वो बॉस है तो बॉस है। बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट वाली बात हो गई यहाँ पर। तो नैन्सी हालाँकि उसकी फीलिंग्स अच्छी हैं ओलिवर के प्रति कि ये छोटा बच्चा इतना अच्छा है, इसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूर है वो। फेगिन अब ओलिवर को डराने के लिए अपने पुराने सारे क्रूअल एक्शंस को बताता है कि कैसे मैंने तेरे जैसे कितने लड़कों को यहीं ऑन स्पॉट मार दिया है, कितने मैंने मर्डर किए हैं, क्या-क्या टॉर्चर किए हैं। ओलिवर वास्तव में डर जाता है और थोड़ा सबमिसिव भी हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे क्या यहाँ से निकला जाए। तभी एक रॉबरी प्लान की जाती है बिल साइक्स के द्वारा। बिल साइक्स और चार्ली बेट्स दोनों प्लान करते हैं और कहते हैं ओलिवर को हम साथ लेके जाएँगे। ओलिवर उनसे रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझे माफ़ कर दो लेकिन मुझे छोड़ो इन सब चीज़ों से, लेकिन वो नहीं मानता है।
साइक्स उसको बोल देता है, साइक्स का पूरा नाम बिल साइक्स है, वो उसको बोल देता है ओलिवर को कि देखो जैसा मैं बोलूँ तुम्हें वैसा करना, अगर तुमने थोड़ी भी चालाकी दिखाई तो मुझे तुम्हें गोली मारने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं बहुत क्रूअल हूँ। ओलिवर को लगता है कि आज डेफिनेटली रॉबरी के दौरान कहीं मेरी मौत ना हो जाए, कहीं मुझे मार ना दिया जाए, लेकिन बच्चा है, मजबूर है, फंसा है उस सिस्टम में, तो करे क्या। साइक्स ओलिवर को ड्रैग करता हुआ ले जाता है। पूरे दिन चलते हैं ये लोग लंदन की गलियों में तमाम लोकेशन से होते हुए, और ओलिवर बहुत ज्यादा थक जाता है। रात में एक पुराने घर में पहुंचते हैं, वहां से एक और क्रिमिनल को ये लोग अपने साथ लेते हैं। ओलिवर रिक्वेस्ट करता है साइक्स से कि प्लीज लेट मी गो, मुझे मत इन सब चीजों में डालो, लेकिन साइक्स उसको बहुत ज्यादा मर्सीलेसली ड्रैग करके ले जाता है। ओलिवर को सबसे पहले घर में भेजा जाता है जिस घर में रोबरी करने वाले होते हैं लोग, कि जाओ जिससे कि उन सबको अलर्ट कर दो, फिर एकदम से हम अपनी पिस्टल्स लेके आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि उस घर में पहले से ही वो लोग अलर्ट होते हैं, वो वापस इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसमें ओलिवर की चोट लग जाती है, उसको खून निकलने लगता है। अब यहाँ से नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है उस वर्क हाउस के प्रति जहाँ से ये भागा था, पहले इसको दिया गया था सोबरबरी को। वहाँ मिस्टर बम्बल और एक मैट्रन है जिससे बम्बल को थोड़ा प्यार भी हो गया है, दोनों बात करते हैं ओलिवर की आइडेंटिटी के बारे में कि ओलिवर की रियल मॉम कौन थी, कैसे क्या तमाम बातें। तो पता चलता है कि एक बूढ़ी औरत जो मर रही होती है वो बताती है कि ओलिवर की माँ जब यहाँ पे आई थी ओलिवर को जन्म देने के लिए, तो मैंने उससे एक लॉकेट छीन लिया था, गोल्ड का लॉकेट, जिसमें थोड़ा-सा कुछ रखा हुआ था और उसका नाम भी लिखा हुआ था। तो इस तरह से मैंने उसको लूट लिया था। साइक्स लौटता है ओलिवर को छोड़ करके, बताता है फैगिन को कि रेवरी जो रॉबरी है सॉरी, रॉबरी फेल हो गई है और ओलिवर इंजरी हो गई और वो वहीं पकड़ा गया, और इस तरह से वो मैं बच करके अकेले भाग आया। साइक्स ये भी बताता है कि ओलिवर को एक गड्ढे में मैं छोड़ के आया हूँ, डिच में छोड़ के आया हूँ। फेगिन नैन्सी को बताता है कि ओलिवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अगर ऐसा होता है तो साइक्स इतना ज़्यादा नालायक है कि इसका हमें मर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि इसने ओलिवर को अगर ऐसे छोड़ रखा है तो डेफिनेटली वो ट्रस्टवर्दी नहीं है और हमें इसको मार देना चाहिए। लेकिन नैन्सी ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि उसे साइक्स से थोड़ा बहुत प्यार भी है। नैन्सी को बुरा लगता है कि इस तरह से ओलिवर के प्रति बिहेवियर कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा क्रूअल और बहुत पार्शियल बिहेवियर है, लेकिन वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ बम्बल पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, ओलिवर की आइडेंटिटी को ढूंढने का कोशिश में लगा हुआ है। इधर ओलिवर उस गड्ढे से उठ करके जाता है वापस, और उसको समझ नहीं आता क्योंकि उस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी होती है, उसको गोली लगी होती है एक्चुअली उसके हाथ में, और कमजोरी की वजह से पागल सा हो गया है, और वापस उसी घर में अपने उस पागलपन में, डेज़ का सेंस यहाँ पर एकदम पागलपन में, उसी घर में पहुँच जाता है जिस घर में इसको अगले रात पिछली रात उसको चोरी करने के लिए भेजा गया था। जब ये वहाँ पहुँचता है तो उस घर की जो मालकिन है मिसेस मैली, वो बहुत अच्छी महिला है, और वो इसको बुलाती हैं, एक डॉक्टर को बुलवाती हैं, इसका ट्रीटमेंट कराती हैं, इसके घाव पर ड्रेसिंग व्रेसिंग कराती हैं, दवाई दिलवाती हैं। वहीं पर उनकी भतीजी होती है जिसका नाम है रोज़, वो भी दिखाई जाती है और वो ओलिवर के प्रति बहुत ज़्यादा सिम्पैथेटिक है। वह इनकी भतीजी है, और दोनों इस बात को देख कर के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं कि रॉबर अगर है तो ओलिवर इतना छोटा लड़का ये कैसे रॉबर बन गया? और वो दोनों ही सिम्पैथेटिक फ़ील करती हैं, उनको लगता है कि ज़रूर इसको कहीं न कहीं फँसाया गया है, नेचुरली ये रॉबर बनने के लायक तो है ही नहीं। तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है इसके ओलिवर के प्रति। उधर ऑफिसर्स आते हैं इन्वेस्टिगेट करने, उनको पता चलता है कि कोई रॉबर पकड़ा गया है, लेकिन जो डॉक्टर आता है, ये डॉक्टर मिसेस मैली और रोज ये सब ओलिवर को बचा लेती हैं और इन इन ऑफिसर्स को बताती हैं कि जो ओलिवर है वो रॉबर नहीं है, वो कोई और था, ये तो हमारी जान पहचान का है। तो किसी तरह से तीनों मिलकर के ओलिवर को बचा लेते हैं और ओलिवर किसी तरह से यहाँ से आज़ाद हो जाता है। उसका बहुत ज़्यादा ये फैमिली मेंबर्स ध्यान रखते हैं, उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं, और ओलिवर भी उनके लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है, छोटे-मोटे काम उनके लिए करने लगता है, और उनके इन्फ्लुएंस से ना केवल परिवार के, रोज़ का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर होता है, और धीरे-धीरे ओलिवर को यहाँ रहते हुए 3 महीने बीत चुके हैं। उसके लिए बहुत पीसफुल सराउंडिंग है, खूब अच्छा उसको खाने को मिल रहा है, खूब अच्छा पहनने को मिल रहा है। लेकिन जब कभी वो सोता है, तो उसको वो सपने ज़रूर आ जाते हैं फैगिन के, कि फैगिन ने उसको पकड़ लिया है, फिर से उसको पीट रहा है,
और जैसे ही वो सपने आते हैं तो उसकी जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका टॉर्चर हो रखा है पहले से ही, इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया गया है कि बेचारा सुकून से सो भी नहीं पाता है। बम्बल यहाँ पर जो बीडल थे उस वर्क हाउस के, अब वो बीडल नहीं रह गए हैं। जो मैट्रन थी उससे उन्होंने शादी कर ली है। मॉन्क्स इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि ओलिवर का स्टेप ब्रदर है, फेगिन के गैंग का ये भी एक मेंबर है। ये आता है और बम्बल को ब्राइब देता है। और क्यों ब्राइब देता है? ये चाहता है ओलिवर ट्विस्ट के बारे में जो सीक्रेट डिटेल्स हैं कि कैसे उसकी माँ कौन थी, कैसे आई थी, कैसे डिलीवरी हुई, तमाम बातें उसके पास कुछ था क्या, कोई निशानी। एक्चुअली मॉन्क्स को पता होता है कि ओलिवर मेरा सौतेला भाई है, और अगर ओलिवर जिंदा रहेगा, बड़ा हो जाएगा, तो कोई ना कोई बात कभी आ ही जाएगी। और उसकी जो प्रॉपर्टी है मॉन्क्स को मिली हुई है उसके पिता से, ओलिवर के पिता से, तो वो आधी आधी करनी पड़ जाएगी। तो ये चाहता है कि ओलिवर की आइडेंटिटी छिपी रहे, और जिससे कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा इसको ना देना पड़े। बम्बल और उसकी पत्नी दोनों मॉन्क्स को एक गोल्ड लॉकेट दे देते हैं जो कि इन्होंने ओलिवर की माँ से छीना हुआ था, उस मैट्रन ने जो मर गई थी। और बम्बल की पत्नी को दे करके, और जिसमें पता चला कि उसमें ही कुछ छिपा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था एग्नीस। एग्नीस मतलब क्या है? एग्नीस फ्लेमिंग पूरा नाम था ओलिवर की माँ का, जो वर्क हाउस में आई थी। उसने ओलिवर को जन्म दिया और उसी समय वो उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा उस लॉकेट में 2 लॉक्स भी हैं हेयर की। तो ये कुल मिला के ये एक निशानी थी ओलिवर की आइडेंटिटी को लिंक करने के लिए, और वो निशानी कहीं न कहीं मॉन्क्स उसको ले लेता है, और उस निशानी को लेने के बाद थेम्स नदी में ले जा करके फेंक देता है। थेम्स नदी में फेंक देता है वजन बांध करके, जिससे कि भविष्य में कभी भी ओलिवर की निशानी या ओलिवर की आइडेंटिटी क्लियर ना हो पाए, और मैं अकेला ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बना रहूं। साइक्स, जो कि उस दिन रॉबरी के दिन इसको भगा दिया गया था, चेस किया गया था और ये भाग गया था अपनी जान बचा करके, अब बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा, चोट इसको भी लगी थी। नैन्सी इसकी नर्सिंग करती है, इसको ठीक करती है, लेकिन साइक्स बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल और क्रूअल इंसान है, वो नैन्सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। नैन्सी इधर, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है नैन्सी को कि ओलिवर रोज के यहाँ रह रहा है, तो वो रोज के पास पहुंचता है और उसको ओलिवर की आइडेंटिटी के बारे में बता देता है कि ओलिवर वास्तव में रॉबर नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, ये अच्छे खानदान का लड़का है। बस मजबूरन ऑर्फन हो गया था, और ऑर्फन होने की वजह से आज हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ है। मतलब वो उसको सारी, नैन्सी रोज को सारी आइडेंटिटी, सारा पास्ट बता देती है। इसके अलावा वो ये भी बताती है कि कहीं ऐसा ना हो मैं जो बता रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ, तो इस सारे एक्शंस का नतीजा ये हो कि मैं मार ही जाऊँ। तो हो सकता है कि मेरी पॉसिबिलिटी है कि मेरी लाइफ को खतरा है भविष्य में आने वाले टाइम पे। फैगिन और साइक्स दोनों ही ईगर हैं कि किस तरह से ओलिवर को वापस लाया जाए रोज और इन ये जो थी मैली के घर से, जिससे कि हम दोबारा अपने ग्रुप में उसको शामिल किया जाए। ओलिवर एक दिन घूमते हुए देखता है कि ब्राउनलो दिख जाते हैं उसको, जो कि एक कोच से उतर रहे होते हैं। ओलिवर डायरेक्ट उनके पास जाता है बताने कि उस दिन जब मैं आपसे पैसे लेकर गया था तो मुझे कैसे पकड़ा गया नैन्सी के द्वारा, और कैसे मैं ग्रुप में पहुंच गया, मैं इनोसेंट हूँ और मैंने आपका पैसा खत्म नहीं किया। मतलब अपनी इनोसेंस बताने के लिए उनके पास जाता है। जैसे ही ब्राउनलो उससे पूरी कहानी सुनते हैं, समझ जाते हैं कि वास्तव में ओलिवर अच्छा लड़का है, और वो डिटरमाइंड हो जाते हैं कि मैं उस ग्रुप को ना केवल साइक्स को, बल्कि फेगिन और जो भी क्रिमिनल्स हैं उस ग्रुप में जुड़े हुए मॉन्क्स वगैरह, इन सबको वो एक्सपोज करेंगे और सबकी पकड़ कराएंगे पुलिस के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा सब पकड़ाए जाएंगे। तो उधर आर्टफुल डॉजर जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है एक सिल्वर स्नफ बॉक्स चुराने के मामले में, और बाकी चोरियां भी उसके खिलाफ एक्सपोज कर दी जाती हैं, और वो उसको जेल हो जाती है। उसी ग्रुप में जो विल साइक्स है और फेगिन, इन दोनों के बीच में वर्चस्व को लेकर के लड़ाई हो जाती है। कई बार गैंगस्टर्स आपस में भी लड़ जाते हैं कि कौन ग्रुप को लीड करेगा। तो दोनों बॉस हैं लगभग, तो फेगिन और साइक्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। फेगिन चाहता है कि मैं नैन्सी का प्रयोग करूं साइक्स को, यहाँ पे स्काई लिख गया एक्चुअली, साइक्स को जहर दिलवाने के लिए, और इसी यही एक तरीका है उसको मरवाने का, और मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा फेगिन नैन्सी का बदला हुआ जो एटीट्यूड है क्राइम्स के प्रति, वो क्राइम से दूर जाना चाह रही है, अच्छी जिंदगी जीना जीना चाह रही है, ओलिवर को यहाँ से दूर रखना चाह रही है। ओवरऑल जो एटीट्यूड चेंज हो गया है नैन्सी का, उसे फेगिन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और वो चाहता है कि ना केवल साइक्स बल्कि नैन्सी भी यहाँ से निकल जाए,
और एक दूसरा जो क्रिमिनल होता है नोहा, उसको वो लगा देता है कि पता करो नैन्सी आजकल जा कहाँ रही है। उसकी स्पाइंग करने के लिए एम्प्लॉय कर देता है वो नोहा को। नैन्सी जाती है दूसरी तरफ, उसको पता चल ही जाता है कि उसका मर्डर कभी भी हो सकता है, तो वो उससे पहले ओलिवर की लाइफ को बचाना चाहती है। वो रोज और ब्राउनलो के पास जाती है और ब्राउनलो के पास जाकर के सारे क्रिमिनल्स का, साइक्स, फैगिन, मॉन्क, सबके बारे में वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे देती है कि क्या क्या उनकी क्वालिटीज, क्या क्या उनकी खासियतें हैं, कहाँ कहाँ वो पकड़े जाएंगे, क्या कमजोरियां, सब कुछ बता देती है। इधर जो नोहा लगा हुआ है इसकी स्पाइंग करने में, वो उन सब चीजों को सुन लेता है, सारी इन बातचीत को वो सुन लेता है छिप करके। और ब्राउनलो ये विश करते हैं कि नैन्सी से इंफॉर्मेशन मिल जाए ओलिवर के बारे में, और ओलिवर के बदले में मैं क्रिमिनल्स की सारी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। लेकिन नैन्सी पूरी बात नहीं बताती है, थोड़ा सा अपनी लॉयल्टी दिखाती है अपने गैंग के प्रति, कि मैं भले ही क्रिमिनल ना हूँ लेकिन गैंग के प्रति मैं लॉयल हूँ थोड़ी सी। तो बहुत सारी बातें वो नहीं बताती, लेकिन फिर भी इतना तो बता ही देती है कि सारे क्रिमिनल्स पकड़े जा सकें। नोआ इस सब बातों को सुन लेता है और ले जाकर के फैगिन को बता देता है कि ऐसे ऐसे नैन्सी उन लोगों से मिली है, हमारे पूरे ग्रुप का पर्दाफाश इसने कर दिया है। साइक्स को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में जाकर के नैन्सी जो कि सोई हुई होती है उसको उठाता है और उसको बहुत ही ज्यादा मर्सीलेसली वहीं पर मार देता है। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मत मारो, मत मारो साइक्स प्लीज, क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ा अफेयर भी है, थोड़ा प्यार व्यार भी था। लेकिन गुस्से में वो प्यार व्यार कुछ नहीं देखता है, क्योंकि क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स हैं, और वो नैन्सी को मार देता है। उसे मारने के बाद साइक्स को बहुत बुरा लगने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, गुस्से में मार तो दिया, लेकिन बाद में वो डर भी जाता है और थोड़ा रिग्रेट भी उसको होता है। अब वो पूरे लंदन में इधर से उधर घूम रहा होता है अपनी मेंटल पीस की तलाशी में। और इसके अलावा खून के धब्बे जो उसके ऊपर उसका कुत्ता रखता है, उस कुत्ते के ऊपर लग गए होते हैं, तो वो चाहता है कि कैसे उन धब्बों को छुड़ाया जाए। तो अंततः वो कुत्ते को भी मार देता है, उसके धब्बे ना धोकर के डायरेक्ट कुत्ते को ही मार देता है। ब्राउनलो मॉन्क्स को किडनैप कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कहाँ है, उसको किडनैप करके ले आते हैं। और उसकी इन्फॉर्मेशन से, जो कि नैन्सी ने दी हुई थी मॉन्क्स के बारे में, अब मॉन्क्स और ब्राउनलो की जब बात होती है तो पता चलता है कि ओलिवर जो है वो मॉन्क्स का स्टेप ब्रदर है। और मॉन्क्स किस तरह से ओलिवर को मारना चाहता है, किस तरह से वो चाहता था कि उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहे। ओलिवर के पिता ने 2 शादियाँ की थी, मॉन्क्स की माँ से पहले शादी की थी, ओलिवर की माँ से बाद में। लेकिन शादी ओलिवर की माँ से पूरी तरह नहीं हो पाई थी, इस वजह से वो बास्टर्ड पैदा हुआ था वर्क हाउस में, क्योंकि शादी से पहले ही इसके पिता की भी डेथ हो गई थी, ओलिवर के पिता की भी। और इस तरह से शादी नहीं हो पाई थी। मॉन्क्स का पूरा जो रियल नाम है एडवर्ड लीफोर्ड है। और ब्राउनलो पता चलते हैं कि ये इनके ओलिवर मॉन्क्स के पिता के बहुत पुराने दोस्त हैं। अब यहाँ पर मॉन्क्स इस कहानी को पहले तो भरोसा करने से मना कर देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा स्टेप ब्रदर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ब्राउनलो जो कि जानते होते हैं इसके पिता को बहुत अच्छे से, और वो बोलते हैं कि भाई मैं सिर्फ झूठी बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास फैक्ट्स और एविडेंसेस सब हैं। और अंततः मॉन्क्स को मजबूर किया जाता है उस स्टोरी पे भरोसा करने के लिए। ऑफिसर्स उस इंफॉर्मेशन के द्वारा जो ब्राउन लो ने ऑफिसर्स को दी है, वो हंटिंग शुरू कर देते हैं सारे क्रिमिनल्स की। और सारे ही क्रिमिनल्स वन बाय वन करके सब अरेस्ट कर लिए जाते हैं। साइक्स उस जब इस पे एनकाउंटर टाइप हो रहा होता है तो बचने के चक्कर में एक रस्सी से एक दूसरी सामने चिमनी से फंसाता है, रस्सी से बचने की कोशिश करता है और एक्सीडेंटली अपने आप को ही हैंग कर लेता है, उसकी मौत हो जाती है विल साइक्स की। फैगिन भी उसको डेथ पेनाल्टी दे दी जाती है, उम्र कैद दे दी जाती है। बाकी लोग एक बार फिर से मिलते हैं, ब्राउनलो, रोज बम्बल, मिसेस बम्बल, ओलिवर, मॉन्क्स, ये सारे लोग मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि डिसाइड करना है कि ओलिवर की जो आइडेंटिटी है वो सबको बतानी है। सारी जो पास्ट कनेक्शंस हैं वो जोड़े जाते हैं, पता चलता है कि ओलिवर किस तरह से कनेक्टेड है मॉन्क्स से और किस तरह से वो एक अच्छे खानदान से संबंधित है, उसका डिसेंट खानदान है, कोई ऐसा ऑर्फन या पॉपर नहीं है वो, या बेगर नहीं है। तो इस तरह से सब लोगों की जो सब लोगों का नजरिया है ओलिवर के प्रति वो बदल जाता है। ब्राउनलो इन सब चीजों में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फैगिन को डेथ सेंटेंस मिलता है और ओलिवर इस तरह से अपना पापा का जो हिस्सा है इनहेरिटेंस वो उसको मिल जाता है, आधा मॉन्क्स को आधा ओलिवर को। मॉन्क्स अपनी वही जिंदगी जीता है जो जी रहा था जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, ओलिवर अच्छी जिंदगी जीता है।
और रोज़ पता चलता है वो उसकी आंट है, उसकी माँ की बहन होती है। बाद में पता चलता है उन सारे फैक्ट से। ही इज़ अडॉप्टेड। इसके अलावा ब्राउनलो जो कि जेंटलमैन हैं, वो अपने दोस्त के बेटे ओलिवर को अपना बेटा बना करके ऑफिशियली उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और इस तरह से पूरे नॉवल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये था इस नॉवल का सारांश जो कि मैंने बताया आपको। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।